हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम आपको कराएंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का क्या मतलब है, ये बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि आर्थिक सुधार क्या है या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, नई आर्थिक नीति क्या है। 1991 की बात है जब भारत में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था और उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रह गए थे। राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और केवल विदेशी विनिमय के भंडार इतने रह गए थे कि केवल 15 दिनों का आयात हम कर सकते थे। तो ये सोच करके जब भारतीयों ने विदेशी जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, विश्व बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो जो ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, उनके सामने अपने घुटने टेक दिए कि किस प्रकार से हमें पैसा उधार मिल सके, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, चरमरा रही थी, उनके पास पैसे नहीं रह गए थे। तो विदेशी कंपनियों ने या विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने पैसा उधार देने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी 3 शर्तें लागू कर दी। और वो जो 3 शर्तें क्या थी, तो वो थी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उदारीकरण, ये देखिएगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये 3 शर्तें लागू कर दी थी। और ये जो 3 शर्तें अगर आप अपनाते हो तो हम आपको पैसा उधार देंगे। तब जाके 1991 में ये 3 आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, जिनमें वैश्वीकरण भी एक है। ये 3 आर्थिक सुधार क्या थे? 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम करती थी और 1991 के बाद कैसे काम कर रही है। 1991 से पहले था LQP, बाद में था LPG। ये LQP क्या है और LPG क्या है? LQP, L का मतलब है लाइसेंस, लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई भी कार्य शुरू करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की लाइसेंस से मुक्ति, उदार बना दिया, सारे अवरोधक हटा दिए। केवल 5 ऐसे उद्योग हैं जिनको छोड़ करके बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत ही नहीं रही। दूसरा क्या था? क्यों से होता है कोटा सिस्टम। उद्योगपतियों को कोटा निर्धारित कर दिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इससे पहले क्या था, ये देखिएगा, L से लाइसेंसिंग, Q से कोटा और P से परमिट, परमिशन लेना। कोई भी काम शुरू करेंगे तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन। जो आज का हमारा जो लेसन है वो मेन इसके ऊपर आधारित है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण की। तो ये हमने बताया कि 1991 से पहले हमारी अर्थव्यवस्थाएं केवल अंतर्देशीय उत्पाद पर, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी अंतर्देशीय उत्पाद, देश के अंदर ये जो उत्पादन होता था वही बाजारों में बिकता था। ग्लोबलाइजेशन नहीं था, वैश्वीकरण नहीं था। और 1991 के बाद बिल्कुल बहुआयामी प्रोडक्ट जो है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट अनेक प्रकार की टाइप हमारे बाजारों में उपलब्ध हो रही है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई वैश्वीकरण क्या है। हमारी अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का सामंजस्य स्थापित करना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है।
देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश द्वारा जोड़ना, ये है वैश्वीकरण। ओके, तो वैश्वीकरण में जो मेन जो भूमिका रही है वो किसकी रही है? वो रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि अनेक देशों में होती क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन कंपनियों का एक से अधिक देशों में व्यापार होता है, वे उत्पादन करती हैं, वहां पर अपना संयंत्र लगाती हैं और वहां पर जाकर उन पर स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित करती हैं, वे होती हैं एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो वो, जैसे हम एक एग्जांपल देंगे भारत के अंदर जैसे ये क्या बोलते हैं, फोर्ड मोटर्स है, ये सबसे बड़ी कंपनी है जिसने 1995 में ये भारत में आई थी, ये एमएनसी कंपनी है और 1995 में भारत में आई थी और 26 देशों में इसका कारोबार है। कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। 1700 करोड़ रुपए की राशि से चेन्नई के पास एक दूसरी कंपनी के साथ इसने टाइप करके, जो जिसका नाम था महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ, वहां पर बहुत बड़ा संयंत्र लगाया था। यानी कि देखो, इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें 1700 करोड़ रुपए की लागत से भारत के अंदर इसने अपना संयंत्र लगाया और वो कंपनी थी फोर्ड मोटर्स के नाम से थी। इसी प्रकार से एक कारगिल फूड कंपनी है अमेरिका की कारगिल फूड कंपनी है, उसने भारत की परख फूड कंपनी को खरीद लिया और आज के दिन वो खाद्य तेल बनाने में, जो खाने के जो तेल होते हैं, वो उसमें सबसे बड़ी कंपनी है। 50 लाख पैकेट वो रोजाना बनाती है, डेली के हैं उसका उत्पादन। तो ये क्या है? ये सब एमएनसीज हैं। अब एमएनसीज जो कंपनी है, उन्होंने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि वैश्वीकरण के जो फैलने में, विस्तार होने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे? तो सबसे बड़ा कारण था कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आना, जो हमारी प्रौद्योगिकी है, जो तकनीक है, वो चेंज हो गई। देखो, जैसे बड़े बड़े परिवहन के साधन आ गए, बड़े बड़े, जैसे आईटी कंपनी है, जैसे हमारा आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी में विस्तार हुआ, तो मिनट की खबर हमारे पास आ जाती है, हम बाहर से ऑर्डर लेते हैं घर पे बैठ करके। तो इस प्रकार से इनका काफ़ी विस्तार हुआ। एक कंपनी एक देश में उत्पादन करती है, दूसरे जगह पर उसको असेंबल करती है, तीसरी जगह पर क्या करती है कि उसको जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जैसे भारत जैसे देश के अंदर, ताकि वहाँ पर सस्ते जो कॉल सेंटर के ऊपर जो काम करने वाले लड़के हैं वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से कॉल सेंटर किसी दूसरे देश में है, असेंबल किसी दूसरे देश में हो रहा है और पैकिंग कहीं और हो रही है। तो ये अनेक देशों में कारोबार होना, इसको ही एमएनसीज कंपनी हम बोलते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि सरकार की उदार नीतियाँ। सरकार ने जो व्यापार अवरोधक थे, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो व्यापार अवरोधक, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, उनको हटा दिया। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? पहले आयात और निर्यात को हम व्यापार कहते हैं। पहले क्या था कि व्यापार अवरोधक थे, जो हम आयात करते थे उनके ऊपर बहुत बड़े भारी मात्रा में टैक्स लगा दिए जाते थे, टैरिफ लगा दिए जाते थे, उसको हम हिंदी में प्रशुल्क बोलते हैं। तो वो अवरोधक हटा लिए गए हैं और इस प्रकार से एमएनसीज कंपनियों को काफ़ी बढ़ावा मिला और जिससे वैश्वीकरण काफ़ी सफल रहा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे वैश्वीकरण की, एमएनसी कंपनीज की। तो ये देखिएगा, अब एक सवाल और आता है कि जो एमएनसीज कंपनी हैं वो अपना कारोबार कहाँ पर स्थापित करती हैं, अपना कार्यालय कहाँ स्थापित करें, क्या सोचकर स्थापित करें? तो यहाँ पर वे वहाँ पर अपना कारोबार स्थापित करती हैं एमएनसीज कंपनियां। नंबर 1, जहाँ पर कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक सस्ते भी मिलते हो और आसानी से भी मिलते हो, यानी कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो लेबर है वो आसानी से मिल जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर मार्केट नज़दीक हो, जो बाजार है वो नज़दीक हो, वहाँ पर एमएनसीज कंपनीज अपना कारोबार शुरू करती हैं। तीसरी है कि वो सरकार की नीति पर भी नज़र रखती हैं कि जिस देश में हम अपना कारोबार लगा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उस देश की पॉलिसी कैसी है,
इंपोर्ट पॉलिसी कैसी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है, तो वो ध्यान रखती है। एमएनसी कंपनी बड़ा ध्यान रखती हैं। तो और दूसरी बात, एक और काम ये करती हैं कि छोटे उत्पादक है ना, जहाँ पर भी छोटे उत्पादक है वो उनसे टाई अप करती हैं, उनसे अपने छोटे छोटे पुर्जे बनवाने के ऑर्डर दे देती हैं, ताकि छोटे उत्पादकों से वो राय भी ले सकें, वहाँ की मार्केट के ऊपर कब्जा भी कर सकें। तो किस प्रकार से, पहले वे छोटे उत्पादकों से बात करते हैं, उनको छोटे छोटे ऑर्डर दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे देश में जो युवा बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी मिल जाता है और उनका भी काम चल जाता है। तो इस प्रकार से एमएनसी कंपनी अपना काम करती हैं। तो मेरे ख्याल से बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, जो कंपनी एक से अधिक देशों में अपना कारोबार शुरू करती हैं, स्वामित्व रखती हैं, नियंत्रण करती हैं, और वो कैसे, किस प्रकार से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा है उदारीकरण का। यहाँ पर ये मैंने बता दिया उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है। यहाँ दूसरा पॉइंट था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, तीसरा है उदारीकरण का। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण, जब व्यापार से, निवेश पर से सरकार प्रतिबंध हटा लेती है, जो भी सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं तो उनको हटा लिया जाता है, उदार बना दिया जाता है, नीतियों में ज़्यादा सख्ती नहीं रहती, तो उसको हम उदारीकरण कहते हैं। जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है, निवेश को बढ़ावा मिलता है, तो उसको हम उदारीकरण कहते हैं। अब मुक्त व्यापार क्या होता है, फ्री ट्रेड क्या होता है? जब हम आयात और निर्यात करते हैं तो हम पर किसी प्रकार का कोई भी पर शुल्क या टैक्स ना लिया जाए, उसको हम फ्री ट्रेड कहते हैं या मुक्त व्यापार कहते हैं। एक और यहाँ पर पॉइंट मैं लूँगी कि जो इसको बढ़ावा देने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में काफ़ी सहायक है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। पहले इसका नाम GATT था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये GATT था। ये 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जनवरी 1995 में इसका नाम बदल करके WTO कर दिया गया। अब इसके सदस्यों की संख्या 164 है, 164 है। ये 29 जुलाई 2016 के अकॉर्डिंग है। 2016 में जो लास्ट सदस्य था वो अफगानिस्तान था। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ताकि विदेशी व्यापार को उदार बनाया जाए, जो भी सदस्य देश हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। ये विकसित देशों की तर्ज पर बनाया गया था, ताकि विकासशील देशों के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। इस प्रकार से इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड बैंक और IMF क्या है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ये सदस्य देशों को पैसा उधार देती हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक, इनके 189 जो सदस्य देश हैं, जो भी सदस्य IMF के होंगे वो वर्ल्ड बैंक के भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये सदस्य है। अब है विदेशी व्यापार, एक होता है देशीय व्यापार। जो देश के अंदर व्यापार किया जाता है वो देशीय है, लेकिन दूसरे देशों के साथ जो आयात निर्यात किया जाता है वो है विदेशी व्यापार। यहाँ पर ये मैं कुछ टर्म बता रही हूँ जो इस लेसन में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। अब हम बात करेंगे विदेशी निवेश। देखिएगा, भूमि का, संपत्ति का, मशीनों पर जो खर्च किया जाता है उसको निवेश कहते हैं। लेकिन जब विदेशी कंपनियां किसी दूसरे देश में आके निवेश करती हैं, खर्च करती हैं, तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं। अब नेक्स्ट है व्यापार अवरोधक। ये मैं बता चुकी हूँ कि सरकार कुछ रूल बना देती है, अपनी पॉलिसी बना लेती है दूसरे देशों के साथ। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का। चाइना के जो खिलौने हैं वो भारत के बाजार में घूम रहे थे, लेकिन अब चाइना ने जैसे हमारे साथ काफ़ी दगाबाजी की है, काफ़ी धोखेबाजी की है, तो हमारी सरकार अपना रूल बदल सकती है, कुछ प्रतिबंध लगा सकती है उनके व्यापार के ऊपर कि हम विदेश की यानी कि चाइना का कोई प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे, तो आयात पर शुल्क बढ़ा सकती है। तो जब हमारी सरकार आयातों के ऊपर बहुत बड़े पर शुल्क लगा देती है तो उनको व्यापार अवरोधक बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं।
सरकारी नियमों के अनुसार। जैसे चाइना के जो बाजार खिलौने हैं उन्होंने बाजार का आधिपत्य कर लिया, हमारे यहाँ के जो लोकल जो हमारे उत्पादक हैं उनकी मार्केट खत्म हो गई। तो इस तरह से कोई ऐसा रूल बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसको व्यापार अवरोधक बोलते हैं। अंतर्देशीय उत्पाद, देखो 20वीं शताब्दी तक हमारे देश में क्या था, देश के अंदर जो पैदा होता था वही खा लिया जाता था, वही बेचा जाता था। लेकिन अब है अंतरराष्ट्रीय उत्पादन, यानी कि आज हमारे पास क्या है कि बहुआयामी विकल्प वस्तुओं के मौजूद हैं, मल्टी डायमेंशनल हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। हम कोई भी मार्केट में जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, कोई भी किसी प्रकार भी खरीद सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल अंतर्देशीय उत्पाद होता था। आज अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद, हमारे बाजार भरे पड़े हैं। ये किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से, क्योंकि एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो गया, सामंजस्य स्थापित हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इस लेसन से संबंधित जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी कुछ पॉइंट रह गए हैं, तो इसके लिए थैंक यू।